नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बीजेपी आलाकमान ने छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। अब तक छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे अरुण साव से यह जिम्मेदारी लेकर जगदलपुर से विधायक चुने गए किरण सिंह देव को थमा दी गई है और उनसे अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेकर अब बस्तर आ गई है, यानी कि जगदलपुर आ गई है। यानी सरगुजा से सीएम बनाए गए हैं तो वहीं बस्तर से पार्टी अध्यक्ष के नाम का ऐलान। बात साफ है कि पार्टी ने जातिगत समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है। क्या है बीजेपी की रणनीति, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किरण सिंह देव है कौन। किरण सिंह देव देखिए रियासतकालीन एक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ साथ 2009 से 2014 तक जगदलपुर के महापौर रहे हैं, बीजेवाईएम के अध्यक्ष रहे हैं, कई जिम्मेदारियां संभाली हैं। मौजूदा वक्त में बिलासपुर संभाग के प्रभारी भी रहे हैं। पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी। तो ये हैं किरण सिंह देव और उन्हें पार्टी ने बना दिया अध्यक्ष। अब किरण सिंह देव को कमान दे दी गई, यानी किरण को कमान मिल गई है। हमारे साथ इस वक्त सत्यप्रकाश जी कांग्रेस की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें के.एस. चौहान साहब बीजेपी की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, के.एस. चौहान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल के.एस. चौहान साहब आपसे। सत्यप्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश जी, बस्तर और कोरबा, ये सत्यप्रकाश जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। सत्यप्रकाश जी, बस्तर और कोरबा यही दो लोकसभा सीटें थी जो 2019 में कांग्रेस जीत पाई थी 11 में से। बस्तर से दीपक बैज चुनाव लड़कर जीते थे, लेकिन मुख्यमंत्री सरगुजा का और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से। क्या फर्क पड़ेगा 24 में इस नियुक्ति से, इस बीजेपी की रणनीति से? देखिए आसिफ जी, सर्वप्रथम तो ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए किसको नहीं बनाए। और दूसरी तरफ सबसे पहले माफ कीजिएगा, मैं किरण सिंह देव जी को बधाई देना चाहूंगा। और फिर मैं वही बात कर रखना चाहूंगा कि देखिए इनका अंदरूनी मामला है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, उनका अंदरूनी मामला है। इसमें कोई कांग्रेस को ना मतलब है ना दूसरी किसी अन्य व्यक्ति से मतलब है। पर देखिए महत्वपूर्ण चीज इसमें मैं जो व्यक्तिगत तौर पर देख रहा हूँ, इसमें देखिए दो तीन चीजें ये देख रहा हूँ। देखिए एक तो इनमें पूरी पार्टी में बात कर लीजिए आप, कितनी अंतर्द्वंद है, अंतरकलह चल रही है। कि सबसे पहले तो देखिए आपने छोटे प्रदेश दो डिप्टी सीएम बनाए, फिर उसका आपका मंत्रिमंडल आज मेरे ख्याल से 15-16 दिन हो गया शपथ ग्रहण का, माननीय मुख्यमंत्री जी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी का। तो उसके बाद अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। अब 2 बार दिल्ली जा चुके हैं, फिर तीसरी बार फिर दिल्ली जाने की खबरें आ रही है। तो यहाँ तक कि इंडोर स्टेडियम सज गया था, वो फिर हटा दिया गया है। तो ये अंदरून जो कला है ना, उसको सेटल करने की जो कोशिश की जा रही है। देखिए अब अभी प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी कहीं पे भी कोई प्रदेश नेताओं से कोई मेल मुलाकात, कोई बैठक, कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली से एक आदेश आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे अगर नेताओं से पूछेंगे तो जुमा झटकी सब हो जाएगी। यहाँ देखिए अंदर जो है ठीक है, मगर जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। और जैसे आपने मेरे से सवाल किया 2024 की, देखिए 2024 के लिए तो हम तो विपक्ष के जो जनता के मुद्दे उठा ही रहे सड़क से सदन तक, मगर आप देखिए जनता खुद इनसे सवाल कर रही है ना। अब देखिए महंगाई पे जनता त्रस्त है। आपने बोला 100 दिन में महंगाई पूरी कम करेंगे। सत्यप्रकाश जी, मैं इस पर आता हूं जरा आपके पास 1 मिनट। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मजेदार है कि सत्यप्रकाश जी ने पहले कहा कि बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इस पर हम क्या कहें, लेकिन उसके बाद तमाम एंगल सत्यप्रकाश जी ने बता दिए। और मैं वही सोच रहा था कि कांग्रेस कुछ ना कहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पे, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, इस पर मैं आता हूं। जुल्फिकार मेरे सहयोगी मेरे साथ है और साथ ही स्वागत करता हूं मैं के.एस. चौहान साहब का, बीजेपी की तरफ से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। के.एस. चौहान साहब, स्वागत है आपका। जुल्फिकार, बीजेपी की रणनीति साफ समझ में आती है। सियासी समर जीतने के लिए 2024 का जातिगत समीकरण साध लिए, एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम, एक ओबीसी सीएम, और क्षेत्रीय समीकरणों के तौर पर अगर सीएम सरगुजा से तो फिर प्रदेश बीजेपी का बॉस बस्तर से। बिल्कुल आसिफ, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं वो तो बाद में समझ में आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है, कौन से चेहरे को कहां पर और कौन से मोहरे को कहां पर फिट बैठाएगी, ये इसका कयास लगाना मुश्किल है। अभी बस्तर से किरण सिंह देव को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, लेकिन इसके पहले कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं थी कि किरण सिंह देव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। तमाम लोग चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, उस मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, और किरण सिंह देव के नाम के भी कयास लगाए जा रहे थे कि पहली बार जीतकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल साफ है कि एक एक चुनाव को लेकर बहुत ही ग्रास रूट लेवल तक की समझ
को उस जब बैठकें होती हैं उस पर निर्णय लेने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर अगर देखें तो तमाम समीकरणों को फिट बैठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे सरकार बनने के बाद देखें कि आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया तो सरगुजा क्षेत्र को पूरे तरीके से साधने की कोशिश की गई, आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की गई। फिर अब उप मुख्यमंत्री बनाए गए तो उसमें से एक ब्राह्मण हैं विजय शर्मा, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अरुण साव ओबीसी वर्ग से आए। अब सामान्य वर्ग से क्षत्रिय समाज से आने वाले किरण सिंह देव को भारतीय जनता पार्टी ने कमान सौंपी है, और वो भी जगह कौन सी चुनी उन्होंने, बस्तर का इलाका जगदलपुर से चुनी। तो ये क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ तमाम जो समीकरण है उनको फिट बैठाने की कोशिश की जा रही है। और लक्ष्य बिल्कुल साफ है आसिफ कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, क्योंकि मोदी और अमित शाह की टीम का लक्ष्य ये है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनानी है। ऐसे में उन तमाम समीकरणों को यहाँ पर फिट बैठाया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं, क्योंकि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जुड़ जाती है। सत्ता यहाँ पर बनी है, मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं, लेकिन संगठन अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहा है और 2024 के लक्ष्य साधने के लिए जुल्फिकार, हैरानी की बात यह है कि कोंडागांव में तब के प्रदेश अध्यक्ष को हराने वाले लता उसेंडी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। नारायणपुर से आने वाले केदार कश्यप सीनियर लीडर प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। इसके अलावा उसके ऊपर अंतागढ़ से आने वाले विक्रम उसेंडी सीनियर लीडर, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नहीं। लेकिन बगल के जगदलपुर में पहली बार के विधायक वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। के एस चौहान साहब, ये ऐसी चालें चलते हैं आप कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, सारे सूत्र फेल हो जाते हैं हमारे। माननीय आसिफ जी, ये एक कार्यकर्ता की जीत है। एक कार्यकर्ता को रिवॉर्ड मिला है जिसने 1985 में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा। वो एक छात्र संघ के नेता रहे, उसके बाद जिला के उपाध्यक्ष बने, फिर अध्यक्ष बने युवा मोर्चा के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, उसके बाद प्रदेश मंत्री बने, महापौर बने, फिर से प्रदेश मंत्री बने और फिर से महामंत्री बने, उसके बाद संभाग के प्रभारी रहे। तो हमने देखा है उनका कार्यकाल। और जब वो महापौर बने थे तो वहां का नगर निगम घाटे में था, और जब उन्होंने नगर निगम छोड़ा तो वो नगर निगम फायदे में था। उसमें बहुत सारा फंड था, अभी मेरे को एग्जैक्ट फंड याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें फंड था। दूसरी बात, यहां पर तो सरकारें छोड़ के जाती हैं 50,000 का अतिरिक्त 5 साल में, 50,000 करोड़ का अतिरिक्त 5 साल में कर्जा लेके जाती है, 91,000 करोड़ रुपए में छोड़ के जाती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि एक बहुत ही कुशल नेतृत्व और कुशल संगठनकार और बहुत ही जबरदस्त, और जो पार्टी लाइन से हट के कभी गए ही नहीं, और ऐसे काबिल इंसान को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं सराहना करना चाहूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की, जिन्होंने ऐसा नाम सुझाया और ऐसा नाम सिलेक्ट किया। नहीं तो जब आप के एस चौहान साहब कहते हैं कि कार्यकर्ता की जीत है, तो क्या केदार कश्यप कार्यकर्ता नहीं, लता उसेंडी कार्यकर्ता नहीं, क्या विक्रम उसेंडी कार्यकर्ता नहीं? और दूसरी बात, या फिर हम ये मान के चलें कि मंत्रिमंडल का चूंकि विस्तार होना है तो शायद एक संकेत मिल रहा है कि जगदलपुर से अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो गया तो बगल से कोई मंत्री में जरूर आएगा, फिर वो चाहे लता उसेंडी हो, विक्रम हो या फिर केदार हो। आसिफ जी, क्या सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे बैट्समैन नहीं थे, अच्छे खिलाड़ी नहीं थे? क्या विराट कोहली अच्छे नहीं थे? उनके रहते हुए रोहित शर्मा जी को बनाया गया और धोनी जी को बनाया गया। धोनी क्या अच्छे प्लेयर नहीं थे? उनके रहते हुए विराट कोहली को बनाया गया। भारतीय क्रिकेट टीम सिर्फ टीम के लिए, अपने भारत टीम के लिए, भारत के लिए विजयी होना चाहती है, ये उसका लक्ष्य है। और भारतीय जनता पार्टी का भी एक ही लक्ष्य है कि कैसे छत्तीसगढ़ का विकास हो, कैसे छत्तीसगढ़ ऊपर आए, कैसे छत्तीसगढ़ हम अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमारे पद बदलते जाएंगे। जैसे आज पहले 15 साल के मुख्यमंत्री आज स्पीकर बन के बैठे हुए हैं, बहुत गजब। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो व्यक्ति को नहीं टीम को तवज्जो देती है, व्यक्ति को नहीं व्यवस्था को तवज्जो देती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में खुद के निर्णय कभी काम नहीं आते। जो संगठन से निर्णय निकलते हैं, जो संगठन जो चाहता है, जो संगठन एक ही चीज चाहता है, वो कभी राजनीति सिर्फ इसलिए कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का संगठन कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जबकि कांग्रेस का लक्ष्य ही राजनीति को प्राप्त करना है, राजनीति में स्थापित होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य के लिए
किसी को भी कहीं भी फील्ड में उतार सकती है, किसी को ओपनर बॉलर बना सकती है, किसी को ओपनर बैट्समैन बना सकती है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, तो किसी को मंत्री पद दे सकती है। ये अपने आप में अच्छा, ऐसा भी कर सकती है क्या कि राष्ट्रीय टीम से निकाल के रणजी भी ना खेलने दें? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। जब अगर वहां पर मान लीजिए उस प्रदेश में अगर वो उस खिलाड़ी की जरूरत है तो प्रदेश को तवज्जो दिया जाएगा। ठीक है, मैं रेणुका सिंह की बात कर रहा था। वैसे कहाँ केंद्र में मंत्री थी और फिलहाल अभी विधायकी हैं, उनका भी आगे पता नहीं क्या आगे उनका होगा, उस पर देखेंगे। मैं आता हूं के.एस. चौहान साहब, जरा एक सवाल सत्यप्रकाश जी आपसे। सत्यप्रकाश जी, उस वक्त आपकी आवाज में कुछ दिक्कत महसूस हो रही थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि देखिए कुल मिला के 11 में से, इत्तेफाक की बात देखिए, के.एस. चौहान साहब क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, 11 खिलाड़ी खेलते हैं और 11 ही सीटें अपने पास है छत्तीसगढ़ में। तो आपके पास सिर्फ 2 सीटें आई थी, एक कोरबा और एक बस्तर। तो कोरबा चूंकि सरगुजा के पास है, नतीजा वहां तो मुख्यमंत्री दे दिया, तो उसका एक प्रभाव पड़ेगा कि मुख्यमंत्री सरगुजा से दिया गया है। और चूंकि बस्तर एक बीजेपी के पास था, माफ कीजिए कांग्रेस के पास था, तो वहां से अभी बीजेपी ने दे दिया प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद बस्तर में किस तरह के नतीजे आए वो आपने देख लिया। ये कितने शुभ या कितने परेशानी वाले संकेत आपके लिए 24 से पहले? देखिए ऐसे 2024 में मुद्दे अलग होंगे, क्योंकि देखिए अभी हम सरकार में थे तो सरकार की योजनाएं जनता तक ले गए थे, जो हमने काम किया वो जनता तक ले गए। मगर 2024 जैसे बात की जाए तो मुद्दे अलग है। जनता खुद ही से सवाल मांग रही है कि 100 दिन में महंगाई का क्या हुआ, आपका पेट्रोल डीजल 35 में क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 2022 तक सबको आवाज देने की बात थी, घर के गरीब की सर पे छत होगा उसका क्या हुआ, किसानों की आय दुगनी की बात की 2022 तक, उसका क्या हुआ। तो जनता खुद इसे सवाल कर रही है। और देखिए जब सवाल कर रही है तो ये ऐसी गुमराह कर, देखिए चौहान जी ने पूरी लच्छेदार बातें तो कर दी, ये तेंदुलकर, वो धोनी, ये विराट कोहली, सबका बात कर दी। मगर देखिए बात वही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बादशाह है इनका, वो तुगलकी फरमान देगा, वो तुगलकी फरमान देगा कि ये वहां ये बनेगा, ये वहां वो बनेगा, बाकी किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। ये बादशाह का फरमान आता है। और देखिए महत्वपूर्ण बात ये बोल रहा हूं, हमारे यहाँ जैसे लोकतांत्रिक तरीके के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेंगे लोगों को खबर नहीं होती है। क्योंकि बादशाह ने जो ऑर्डर दे दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस बादशाह को यह चाहिए कि संगठन भी मैं चलाऊंगा कठपुतली की तरह, सरकार भी मैं चलाऊंगा कठपुतली की तरह। और मैं यहाँ की बात कर रहा हूं, आप जैसे बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री की बात की, विष्णुदेव साय जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, वो इतना उनका एक्सपीरियंस है, लोकसभा में रहे हैं, वो विधायक रहे हैं, वो अभी मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री। मगर देखिए आप, ये वही विष्णुदेव साय है जब आदिवासी दिवस के दिन को हटा दिया गया था, तो उस दिन को कहा याद आ गया था कि आदिवासी दिवस भी एक आदिवासी चेहरे को आप हटा रहे हैं। आप 5 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जिनका जब हमारी सरकार थी कितने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। आज भी मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको, सिंहदेव जी को, कि वो रहे प्रदेश अध्यक्ष, उनका कार्यकाल पूरा हो। मगर ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जब उनको लगेगा कि इनका काम पूरा हो गया, कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे। जो जैसे आडवाणी जी का हाल हुआ है, मुरली मनोहर जोशी जी का हाल हुआ है, अभी नए एमपी में निकल गए शिवराज सिंह चौहान जी का वही हाल हो रहा है कि वही मार्गदर्शन मंडल में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे तुगलकी फरमान चलेगा कि हम किसी से पूछेंगे नहीं। और क्यों नहीं पूछेंगे, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहां पे अंतरकलह इतना चल रहा है कि अगर हम पूछेंगे तो ये सारी जो चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। तो सिर्फ एक बादशाह का फरमान जाएगा, और आपने ई ऊ किया तो आपका क्या हाल होगा, वो वही होगा जो आडवाणी जी का हुआ है। अरे ये वही मोदी जी है जिन्होंने अटल जी की नहीं सुनी थी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, तो ये इनकी क्या सुनेंगे, ये चौहान जी की या किसी और कार्यकर्ता क्या सुनेंगे? ठीक है, मैं जरा इस पर सवाल पूछता हूं, मैं आता हूं आपके पास सत्यप्रकाश जी। जुल्फिकार, एक मेरा सवाल है, ये सत्यप्रकाश जी को ध्यान से सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई मोरल अप की स्टोरी चल रही हो, या एक होता है ना कि सब कुछ अच्छा अच्छा, सुचिता, नैतिकता की बात। लेकिन राजनीति में ये बातें कहां ठहरती हैं, या मायने ये रखता है कि एंड ऑफ डे आपने क्या हासिल किया, क्या खोया और क्या पाया। तो उसका हासिल यह है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है और बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार में है। और क्या ये जनता नहीं देख रही है कि आला कमान से मुख्यमंत्री का नाम आता है, आला कमान से प्रदेश अध्यक्ष का नाम बदला जाता है? जनता के सामने तो ये चीजें हैं ना, उसके बाद ही जनता ने वोट किया। बिल्कुल आसिफ, जनता ने वोट जरूर किया है और ये प्रजातंत्र में बातें बहुत सारी कही जाती हैं। आसिफ, आप भी देखते हैं, हम लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन जो निर्णय है वो पार्टी का आला नेतृत्व लेता है। कांग्रेस पार्टी की अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी की अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निर्णय हैं वो इसलिए स्वीकार हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,
अगर इनकी बात की जाए तो इतनी मजबूत होने की वजह से जो निर्णय वहां से है उसको पूरी पार्टी स्वीकार करती है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और एक आइडियोलॉजी के साथ वो काम करती है, तो उसके जो निर्णय ऊपर से तय होते हैं उस निर्णय को नीचे तक माना जाता है। पार्टी के अंदर ये जरूर है कि सवाल जवाब नहीं होते और सार्वजनिक जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी भी तरीके की बातें करता नजर नहीं आएगा। यही एक कैडर है कि उसकी जो भी इच्छा हो उसको वो कभी भी जाहिर नहीं होने देगा, लेकिन पार्टी के फोरम में जो है वो अपनी बात को रखता है। जैसे अभी इन निर्णयों को देखा जाए, किसी भी नेता ने, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं पे भी किसी ने ये नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वो मंत्री बनना चाहता है या वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता है। एक ही लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन निर्णय लेगा। लेकिन जनता इस चीज को देखती हो तो जनता के मन में एक बात और आती है, अभी के समय में जिस तरीके के नैरेटिव चल रहे हैं उसको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी अनुशासित पार्टी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में घमासान मचा रहता है। कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि उसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए लोगों को बोलने की आजादी है। लेकिन दूसरे पहलू में अगर कांग्रेस में ये भी देखें कि उन कांग्रेस के जो नेता हैं, जब उनको मंच अंदर नहीं मिलता है तो वो सार्वजनिक जगह पे आके अपनी बात को कहकर चले जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के इतने करारी हार हुई, नेताओं की नाराजगी है, कांग्रेस को बैठकें करनी थी, बैठकें करके तमाम लोगों की समस्याओं को सुनना था, उसको एड्रेस करना था और उसका सॉल्यूशन निकालना। हाँ, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि दो तीन नेता खुल के सामने आ गए, दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगे और फिर 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। बृहस्पति सिंह और बाकी नेता उसमें शामिल हैं। जुल्फिकार, जब क्षेत्रीय समीकरणों की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बस्तर बचाना कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जो पार्टी 12 की 12 सीटों पर काबिज हो 2018 के बाद, जब उपचुनाव हुआ था दंतेवाड़ा में, उसके बाद, और ऐसे में तब जबकि 19 में मोदी के नाम पर 19 में चुनाव लड़ा गया और वो बस्तर सीट बचा पाए थे, बाकी 9 सीट चली गई थी। इस बार तब जबकि बस्तर और सरगुजा दोनों कांग्रेस नहीं बचा पाई है, 24 में किरण सिंह देव की नियुक्ति के बाद, उनको बैठाने के बाद, ये कितना मुश्किल है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए आसिफ ये बेहद मुश्किल क्षण है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद अभी उबर नहीं पा रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस की पार्टी को छोड़ रहे हैं या कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है। कुछ लोग सार्वजनिक तौर पर आकर अपनी बात को कह रहे हैं। अब यहां पर बस्तर की जो बात आपने कही कि 2019 में जब मोदी लहर थी उस समय पे बस्तर में दीपक बैज जीते थे, लेकिन आज की स्थिति में देखें तो दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक विधानसभा सीट, जो पूरे बस्तर क्षेत्र की एक चित्रकूट विधानसभा सीट है, उससे वो अपने आप को जिता नहीं पाए और वहां से वो हार गए। तो ऐसे में बस्तर की जो 6-7 विधानसभा सीटों का एक पूरा एरिया कवर होता है, वहां से उन्हें अपनी स्थिति को मजबूत करना बेहद मुश्किल होगा। अब तो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के प्रदेश अध्यक्ष जगदलपुर जिले से आते हैं। चित्रकूट से दीपक बैज हो गए और जगदलपुर से अभी मौजूदा जो विधायक हैं वो किरण देव को जिम्मेदारी देने का भी एक मकसद बिल्कुल साफ है कि जो सीट में अगर किसी भी तरीके की संभावनाएं कांग्रेस पार्टी की बनी हो तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी होगी, वो भी उनसे सीट को छीनना है। कांग्रेस को अगर आप देखें आसिफ, तो कांग्रेस के अगर पीसीसी अध्यक्ष अगर दीपक बैज हैं तो वो भी लोकसभा के सदस्य हैं, और दूसरे अगर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस ने जिनको बनाया है तो उनकी पत्नी भी लोकसभा में सदस्य हैं। तो ये दोनों कद्दावर हैं। इन दोनों सीटों को बचाने के लिए उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पावर देकर रखा हुआ है कि भाई आप बस्तर और कोरबा ये दोनों सीटें आप बचा लें। लेकिन अभी के मौजूदा हालात में देखें तो कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति नहीं। कांग्रेस संगठन को अपने अंदर की जो कमियां हैं उन्हें दूर करना होगा और जो कार्यकर्ता हैं, इसी को जो कांग्रेस लोकतंत्र कह रही थी, लेकिन जुल्फिकार ठीक कहा आपने कि जब भी हार मिलती है या फिर कोई चीज होती है तो उसके बाद नेताओं का अति लोकतंत्र बाहर आकर फूट पड़ता है और फिर वो एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने लगते हैं। हमने हाल में देखा था, पार्टी ने कार्रवाई भी की है। के.एस. चौहान साहब, आपसे एक सवाल। देखिए, कैडर बेस्ड पार्टी है जिसकी जो जिम्मेदारी होगी वो तमाम बातें हैं, लेकिन एक सवाल बहुत अहम है और वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों जगह से उठ रहा है कि नई पीढ़ी को मौका देना ठीक है, लेकिन जिस नैतिकता शुचिता की बात सत्यप्रकाश जी कर रहे हैं, जाहिर बात है कि अब होगा क्या टीम में सचिन तेंदुलकर का, धोनी का, इन सब का होगा क्या? आसिफ जी, 2018 में लेके चलता हूं आपको। 2018 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस, ज्यादा पीछे मत जाना सर, वापस आने में टाइम लग जाएगा, टाइम बहुत कम है, थोड़ा जल्दी में सर। नहीं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें बन गई, बहुत अच्छे से बन गई, लेकिन
5 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होते हैं। छत्तीसगढ़ में पूरी 11 की 11 सीटें बदल दी जाती हैं, जिसमें हमारे 10 सांसद रहते हैं, उनको पूरी की पूरी सीटें बदल दी जाती हैं। और हम चौहान साहब कुछ दिक्कत है, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। जो हाँ। चुनाव हुए थे 5 महीने के बाद जो चुनाव जी, हुए थे, जी। उसमें से टोटल 65 लोकसभा सीटें थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के। इनको 3 राज्यों में सरकार थी और तीन सीटों में ये लोग सिमट के रह गए थे। 61 सीटें, लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी। ये जनता की जागरूकता 61 या 62 शायद 65 सीटें कुल एक एमपी में आई थी और 2 आई थी छत्तीसगढ़ में। तो हाँ, वही करीब मैं इस पर आता हूं चौहान साहब के वक्त में थोड़ा कम है। सत्यप्रकाश जी, एक सवाल आपसे, अभी तो एक पैंतरा, एक चाल और बाकी है। खबर यह भी आ रही है उड़ती उड़ती कि 22 तारीख को छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राजभवन में 8 से 9 मंत्री शपथ ले सकते हैं, और अगर ऐसे में समीकरण और क्षेत्रीय या जातिगत समीकरण साधे गए तो फिर तो बड़ा टेढ़ी खीर हो जाएगी आपके लिए। देखिए आसिफ जी, एक चीज मैं बोलूंगा कि ये जैसे मैंने जैसे पहले बोला कि 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष, तो ये मेरे को समझ में, चाहे मीडिया हो चाहे बीजेपी के लोग हो, ये समीकरण की बात क्यों हो रही है? ये जब हमारे यहाँ डिप्टी सीएम थी तो ये पूरा मीडिया ने चलाया कि अंतरकलह है, मगर जब यहाँ 2 डिप्टी सीएम छोटे से राज्य बन जाते तो कोई नहीं बोल रहा अंतरकलह है, कि मीडिया भी खबर नहीं चलाती है। तो देखिए ये तो साफ दिख रहा है नहीं तो सर, एक मिनट सत्यप्रकाश जी, वो तो खबर इसलिए आई थी क्योंकि आपने डिप्टी सीएम बनाया आखिरी साल, 4 साल तक तो सिर्फ सीएम थे, यहां तो पहली बार में 2 डिप्टी सीएम। सुन तो लीजिए सत्यप्रकाश जी, क्या नाराजगी हमसे बताइए। छोटे से प्रदेश में, मैं आसिफ जी वही मैं बोला, तो छोटे से राज्य में 2 डिप्टी सीएम आप बताइए ना, इतने छोटे से राज्य में 2 डिप्टी सीएम कौन बना? आप गोवा बना दीजिए, फिर वहां तो 4 बना दीजिए आप। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये अंतरकलह मंत्रिमंडल में गठन क्यों लेट क्यों हो रही है? अरे देखिए, मैं के.एस. चौहान जी को याद दिला देता हूँ, ये एक बात मेरे साथ टीवी डिबेट बैठे थे, बोले कि चेहरा नहीं है हमारे पास, मगर सरकार बनते हैं, मुख्यमंत्री चेहरा आ जाएगा। एक मिनट चौहान साहब, एक मिनट मंत्रिमंडल हो जाएगा, चौहान साहब, लेट हिम कंप्लीट, एक मिनट सर। सरकार बना लेंगे, तीसरे घंटे सरकार बना लेंगे, चौथे घंटे में काम करना चालू कर देंगे। ठीक है सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक अपडेट जरूर है, और अपडेट ये कि ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि 22 तारीख को छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल का ऐलान हो सकता है, 8 से 9 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे और तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुल्फिकार, बहुत शुक्रिया आपका। चौहान साहब, सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।